सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है काल एवं वाच्य। तो इस अध्याय में हम जानेंगे काल एवं वाच्य के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें दो चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। कल बहुत तेज बारिश हुई थी, पिताजी आज बाजार जाएंगे। तो ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से कार्य के अलग अलग समय में पूर्ण होने का ज्ञान हो रहा है। था से पता चल रहा है कि कार्य बीते समय में हो चुका है, तथा जाएंगे से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे कल नाना जी को बुखार था, कल मेरी परीक्षा थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में हो चुका है। तो ये क्या है, हमारा भूतकाल। अब हम यहाँ देखेंगे भूतकाल के निम्नलिखित भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे राहुल को पुरस्कार मिला, रमेश मुंबई गया। अगला है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी कुछ समय ही पहले हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे रुद्र खेलने गया है, प्रीति ने अभी खाना खाया है। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे श्री राम ने रावण को मारा था, चिंटू विद्यालय गया। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि जो कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ था वह अभी पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे नेहा सो रही थी, सोनू खाना खा रहा था। अगला है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे प्रीति सो चुकी होगी, मोहित अब तक घर पहुंच चुका होगा। अगला है हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के कारण वह पूर्ण नहीं हो सका उसे हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। जैसे यदि राम जल्दी तैयार हो जाता तो काम के लिए देर ना होती, यदि वर्षा होती तो अकाल ना पड़ता। अब अगला है हमारा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि अभी कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे अभी शांत सो रहा है, माँ खाना बना रही है। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे यह मेरा घर है, रानू पुस्तक पढ़ता है। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है तथा अभी चल रहा है अर्थात अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे सक्षम चित्र बना रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। जैसे दादाजी उद्यान में घूम रहे होंगे, रणवीर टीवी देख रहा
रणवीर टीवी देख रहा होगा। अब अगला है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से इसके आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे हम कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे। कल मेरी परीक्षा है, यानी कि ये जो कार्य है वो अभी हुए नहीं है, आने वाले समय में होने वाले हैं, तो ये हमारे भविष्यत काल है। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य। तो सामान्य भविष्यत काल कौन से होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भविष्यत काल में सामान्य रूप से होगी उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे मैं दूध पीऊंगा, पिताजी बाजार जाएंगे। ऐसे ही अगला है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे शायद आज तेज वर्षा होगी, कल हम नानी के घर जाएंगे। अब अगला है बच्चों हमारा वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्यों में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहा जाता है। जैसे सृजन केला खाता है, सृजन के द्वारा केला खाया जाता है। बच्चों यहाँ पहले वाक्य में क्रिया सृजनकर्ता के अनुसार हो रही है, जबकि दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म यानी केला के अनुसार हो रही है। हम यहाँ देखेंगे वाच्य के भेद। कर्ता, कर्म तथा भाव के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य कौन से होते हैं? जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्ता पर आधारित होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मयंक पाठ पढ़ता है, पिताजी चाय पीते हैं। अब अगला है हमारा कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का लिंग, पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार बदलता है तब उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे रानू से पाठ पढ़ा जाता है, दादाजी से यानी दादाजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। जब वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता अथवा कर्म पर आधारित ना होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बिट्टू से यानी बिट्टू के द्वारा हंसा जाता है, विनायक से सोया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।